विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम संविदा विधि की धारा 26 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो धारा 26 है उससे पूर्व अपन ये चर्चा करेंगे कि करार, शून्य करार कौन से होते हैं। जो धारा 26 है वो भी शून्य करार के बारे में ही बताती है कि ये जो करार होगा वो शून्य करार माना जाएगा। तो सबसे पहले अपन शून्य करार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि ये जो करार है वो करार शून्य करार माने जाते हैं। यानी भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2G के अनुसार वह करार जो विधितः परिवर्तनीय न हो, शून्य करार कहलाते हैं। यानी जिनको विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, ऐसे करार शून्य करार होते हैं। जिन्हें बाद में भी पक्षकार चाहे तो भी अनुसमर्थन द्वारा या उसके स्थान पर नई संविदा करके उस करार को विधि द्वारा परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। यानी ऐसा कोई भी करार जो विधितः परिवर्तनीय नहीं हो, चाहे वो पहले से या चाहे बाद में, उसको कोई भी पक्षकार है वो अनुसमर्थन के द्वारा उसको यदि चाहे तो भी वह उसे परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, तो वो करार शून्य करार होते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत कुछ करार हैं जो करार शून्य करार होते हैं या उन्हें पहले से ही शून्य घोषित किया गया है। तो वो करार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, असक्षम पक्षकारों द्वारा किया गया करार। यानी कोई भी व्यक्ति जो अवयस्क है या विकर्चित है उनके द्वारा यदि कोई करार किया जाता है तो वो करार शून्य करार होगा, जो धारा 11 में बताया गया है। दूसरा जो करार है वो है करार जिसमें दोनों पक्षकार तथ्य की भूल में हो। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि धारा 20 के अंतर्गत की कोई ऐसा करार जो दोनों पक्षकारों की तथ्य की भूल के अंतर्गत हो तो वो करार भी शून्य करार माना जाए। यानी दोनों पक्षकार यदि विषय वस्तु के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो वो करार शून्य माना जाता है। तीसरा जो इसका जो शून्य करार है वो है करार जिसमें दोनों पक्षकार विदेशी विधि की भूल पर हो। यानी दोनों पक्षकार यदि विदेशी विधि की भूल पर हों, यानी दोनों पक्षकारों ने विदेशी विधि की भूल का मतलब होता है कि तथ्य की भूल, यानी तथ्य की भूल में यदि दोनों पक्षकार आते हैं तो वहाँ पर जो करार होगा वो करार शून्य माना जाएगा। चौथा जो करार वो है जिसका प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध हो। यदि किसी करार में प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध माना जाता है तो वो शून्य करार माना जाता है। करार जिनका प्रतिफल या उद्देश्य भागते विधि विरुद्ध हो, यानी यदि कोई ऐसा कोई करार किया गया था जहाँ पर उसका कुछ अंश या कुछ भाग है वो विधि विरुद्ध है तो वहाँ पर वो करार है वो शून्य करार माने जाते हैं। बिना प्रतिफल वाले करार भी शून्य होते हैं धारा 25 के अंतर्गत। विवाह के अवरोधक करार हैं वो धारा 26 के अंतर्गत शून्य कहलाए जाते हैं। और व्यापार के अवरोधक करार हैं वो धारा 27 के अंतर्गत शून्य होते हैं। अनिश्चित अर्थ वाले करार विधि कार्रवाई के अवरोधक करार धारा 28 के अंतर्गत शून्य होते हैं। अनिश्चित अर्थ वाले करार धारा 29 के अंतर्गत शून्य होते हैं। पंदम यानी बाजी के करार है वो धारा 30 के अंतर्गत शून्य होते हैं। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार है वो धारा 36 के अंतर्गत शून्य माने जाते हैं। और असंभव कार्य करने का करार भी शून्य होता है जो कि धारा 56 में। इन करारों के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जैसे धारा 11, धारा 20, धारा 21, धारा 23 के बारे में, 23 और 24 के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आज हम धारा 25 के बारे में पूर्व में अपन चर्चा कर चुके हैं। धारा 26 के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो धारा 26 का मतलब है विवाह के अवरोधक करार, यानी वो करार जो विवाह में अवरोध पैदा करते हों तो वो करार शून्य माने जाते हैं। तो धारा 26 कहती है भारत में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने वाले करार शून्य घोषित किए गए हैं। यदि दो व्यक्ति ऐसे प्रतिबंध की श्रेणी को स्वीकार करते हैं तो ऐसी शर्त को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। विवाह के अवरोधक करार के अंतर्गत अवरोधों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यानी वो करार जो विधि द्वारा कोई विवाह को विवाद में अवरोध अगर करते हैं तो वो करार शून्य माने जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को विवाह करने से नहीं रोक सकता। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा करार करता है जिससे किसी व्यक्ति का विवाह में अवरोध पैदा होता है तो ऐसे जो करार होंगे वो शून्य करार माने जाएंगे। ये अवरोध निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवरोध। प्रत्यक्ष अवरोध का मतलब वह होता है जिसमें विधि द्वारा स्पष्ट रूप से उसमें अवरोध लगाया गया हो। जैसे वैध विवाह के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, इन शर्तों को विवाह में अवरोध नहीं माना गया है। यानी
यदि कोई पहले से ही यदि उनको स्पष्ट रूप से रोका गया है कि ये इस प्रकार से अगर विवाह किया जाएगा तो वो विवाद वैध विवाह नहीं माना जाएगा, तो वो उस प्रत्यक्ष अवरोध माने जाएंगे। अप्रत्यक्ष अवरोध का मतलब वह होता है जो किसी विधि द्वारा नहीं लगाया गया हो, ये विधि द्वारा मान्य नहीं। यदि कोई जबरदस्ती यदि किसी व्यक्ति के विवाह में अवरोध डालता है तो वो अवरोध विधि द्वारा वैध अवरोध नहीं माना जाएगा और नहीं वह विधि द्वारा मान्य होगा। लेकिन जैसे विवाह वैध विवाह के लिए जो हिंदू विवाह अधिनियम में जो वह शर्तें लगाई गई है उनके अंतर्गत यदि कोई विवाह अगर रोका जाता है तो वो अवरोध वैध अवरोध माने जाएंगे। पूर्ण व आंशिक अवरोध, कुछ अवरोध ऐसे होते हैं जो पूर्ण होते हैं, कुछ हैं वो आंशिक होते हैं। विवाह के लिए लगाया गया पूर्ण अवरोध या पूर्ण अवरोध भी हो सकता है या आंशिक अवरोध। जैसे किसी करार के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यह वचन देता है कि वह किसी से विवाह नहीं करेगा तो यह शर्त पूर्ण अवरोध होने के कारण शून्य होगी। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि वह किसी व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण अवरोध है वह शून्य माना जाएगा। जबकि यह करार कि वह किसी विशेष व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा आंशिक अवरोध होने के कारण शून्य हुआ। लेकिन यदि वही व्यक्ति किसी ऐसी शर्त के अंतर्गत ये कहता है कि वह इस विशेष व्यक्ति से विवाह नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में वो जो करार होगा वो शून्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर केवल आंशिक अवरोध है। जहाँ पर पूर्ण अवरोध होगा वहाँ पर करार है वो शून्य माना जाता है। ये जो केस है उसमें राव रानी बनाम गुलाबो रानी AIR 1942 का वाद है। इसमें दो विधवाओं के मध्य शादी न करने का करार किया गया था जिसे न्यायालय ने शून्य करा दिया। यानी ये नहीं है कि कोई भी विधवा है वह विवाह नहीं कर सकती। यदि कोई विधवा आपस में ये करार करती है कि वह जीवन में कभी भी शादी नहीं करेगी तो ऐसी स्थिति में ये जो पूर्ण अवरोध का जो करार होगा वो करार शून्य माना जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने धारा 26 विवाह के अवरोधक करार के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के विवाह के बारे में कोई अवरोध लगाता है तो ऐसा अवरोध विधि द्वारा शून्य करार किया जाता है। धन्यवाद।